तो बिल्कुल विशाल, आपने देखा कि जिस तरह से मुंबई जैसी जगह पर लोग पोलिंग का बैकआउट कर रहे हैं और सिर्फ इस वजह से कि उनके जो मसले हैं वो हल नहीं हुए हैं। लोग कह कर थक गए, जाकर थक गए एक तरह से ऑफिसेज के चक्कर लगाकर। तो मुंबई जैसी जगह की ये हालत है विशाल, हम समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना है। लेकिन मेरे ख्याल से विशाल, ये मसले का हल नहीं कि आप जमहूरियत के इस जश्न में शामिल नहीं हो रहे हैं या आपकी नाराजगी इतनी ज्यादा है कि आप वोट करने नहीं जा रहे हैं। आप वोट कीजिए, वो आपकी ताकत है। आप जब तक वोट नहीं करेंगे, कोई दो राय नहीं है। बटन दबाओ देश बनाओ, ये एक नारा भी दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात ये है, देखिए हमें इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जैसे मैं भी आपसे कह रहा था राजस्थान के ताल्लुक से भी, कि ऐसा नहीं है कि हर बार जो पॉलिटिकल पार्टी सोचती है अवाम भी वैसा ही सोचता है। अवाम के सोचने का ढंग अलग होता है। अवाम को सबसे पहले अपना घर महफूज चाहिए। उसके घर पे क्या है, उसके घर पे जो टैप लगा उसमें पानी आ रहा है कि नहीं, उसके यहाँ जो हाउस होल्ड टैक्सेस वो दे रहा है उसके बदले में उसे सहूलियात मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये जो मकामी इशूज़ है वो बहुत अहमियत रखते हैं और यही सारे ऐसे इशूज़ होते हैं कई बार जो बिल्कुल नतीजा बदल देते हैं, चाहे आप जिस टेलीविजन के मौजू में, अखबारों में, चाहे जिस हवा की बात करें। बिल्कुल विशाल, इस बीच जोधपुर से हमारे साथ बाबूलाल, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, जोधपुर बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, सुबह से ही हमारी नजर जोधपुर की सीट पर है। क्या कुछ सूरत हाल है अभी तक, अपडेट क्या कुछ है जोधपुर के बारे में? जी, फैसला लेने के लिए बड़ी संख्या में आज घरों से निकले। और इस वक्त जहां पर मैं हूं, ये सरदारपुरा का इलाका है। शास्त्री नगर एरिया में बहुत इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से पिछले 1-1.5 घंटे से लोगों का आने का सिलसिला कम हुआ। लेकिन जैसे अब दिन ढलेगा उसके बाद वोटर्स फिर से आएंगे। 50% से ज़्यादा जो वोटर्स है उन्होंने अभी तक वोट कर दिया है। मगर इस सीट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो सूबे के वजीर आला हैं, उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही जो मरकजी काबीना में वजीर हैं गजेंद्र शेखावत, उनको बीजेपी ने उतारा है। तो यहाँ पर मुकाबला मोदी बनाम अशोक गहलोत का बताया जा रहा है और इसी के मद्देनजर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने कोशिश की है। बीजेपी जहाँ राष्ट्रवाद के नाम पे, मोदी के नाम पे वोट मांग रही, तो वहीं पर तरक्की के नाम पे अशोक गहलोत अपने बेटे के लिए गली गली यहाँ पे घूमे। लेकिन बाबूलाल, अगर हम जोधपुर की बात करते हैं जहां पर आप मौजूद हैं, जोधपुर की अगर हम बात करते हैं, जोधपुर राजपूत डोमिनेटेड एक ये हल्का है। तो यहां पर किस तरह से इस बार इस बड़े फैक्टर को देखा जाए, राजपूत फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? जी, क्योंकि बीजेपी ने राजपूत को ही उम्मीदवार बनाया है। गजेंद्र शेखावत इसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। उनके सामने जो उम्मीदवारों अशोक गहलोत के बेटे हैं, मालियों का वोट जो है करीब 1 लाख है और जो राजपूत मतदाता उनकी तादाद यहाँ पे कोई 2.5 लाख के आसपास बताई जाती है। लेकिन जो निर्णायक मतदाता वो यहाँ पर जाट और बिश्नोई बन गए। बाकी की जातियाँ परंपरा के मुताबिक जो रवायती तौर पर जिस तरह से वो अब तक इंतखाब में शामिल होती रही है, ठीक उसी तरह से वोट कर रही है। मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं वो गायब हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत और मोदी बना मुकाबला बता करके और वोटर को कंफ्यूज कर दिया गया है। और इसमें पीएम मोदी यहाँ पर बड़ी रैली कर चुके हैं, बड़ा जलसा उन्होंने यहाँ पे किया। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उन्होंने अपना यहाँ पर रोड शो किया क्योंकि जो गजेंद्र शेखावत है वो चहेते हैं और उनको बीजेपी में जो मोदी का खेमा है, शाह का खेमा है, वो उन्हें भविष्य का। लेकिन बाबूलाल, अगर 2014 में हम देखते हैं तो 2014 में 4 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से शेखावत एक तरह से यहां पर जीत कर आए थे। ऐसे में वैभव गहलोत के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है 2014 के मुकाबले में। जी, लेकिन एक स्थिति ऐसी है क्योंकि उस वक्त जो उनके सामने चुनाव लड़ी थी चंद्रेश कुमारी कटोच, जो कि यहाँ का जो शाही घराना है वह उनसे ताल्लुक रखती थी और अब जो है वो उनका ससुराल हिमाचल प्रदेश में है, वो चुनाव नहीं लड़ रही है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी का सामना उन्हें करना पड़ा था। और उस वक्त के बाद यहाँ सियासी समीकरण बदल गए हैं। उस वक्त बीजेपी की सूबे में सरकार थी, इसलिए तमाम जो 25 सीटें थी राजस्थान की वो बीजेपी के खाते में चली गई थी। लेकिन इस मर्तबा क्योंकि सूबे में अशोक गहलोत की सरकार है, वो यहाँ के मकामी इसी इलाके से एमएलए चुने गए हैं रुकने। तो चलिए बाबूलाल, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि अब चूंकि स्टेट में गवर्नमेंट बदल चुकी है तो इस बदले हुए हालात में ये कितना कारगर होगा ये तो अलग सवाल है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था, आपने कहा कि किस तरह से जो बीजेपी ने अभी जो कैंपेन किया उसने किस मुद्दे को हाईलाइट किया।
जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो किन मुद्दों के साथ इस बार राजस्थान में रही? जब कांग्रेस के बड़े लीडरों ने वहाँ पे सभाएं की, अवामी रैलियां की, तो उन रैलियों में उन्होंने किन मुद्दों को हाईलाइट किया? देखिए, एक तरह से जो जदीदी जोधपुर है, जो आज का जोधपुर है, उसका श्रेय जो है इसका जो श्रेय अशोक गहलोत को जाता है। उन्होंने यहाँ पे IIT लाए हैं, वो यहाँ एम्स है, इसके अलावा यहाँ का चमचमाती हुई सड़कें हैं और तरक्की की जितनी भी जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है इस शहर का कि उसकी गिनती जयपुर के बराबर की जाती है। हालांकि सूबाई दारुल हुकूमत नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत ने पिछले कार्यकाल में जितना काम यहाँ पे किया था, जितना डेवलपमेंट यहाँ पे किया था, तो लोगों के जहन में ये बात भी है। मोदी की लहर एक जगह है, लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत को इग्नोर कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि अगर उनके बेटे यहाँ चुनाव हारते हैं तो यहाँ पर जो विकास की रफ्तार है, जो डेवलपमेंट की स्पीड होनी चाहिए, वो ठहर सकती है। ये भी एक दिमाग में है यहाँ के वोटर के। लेकिन बाबूलाल, मैं इस सीट से अलग थोड़ी अगर बात करूं, चूंकि हमारे जो व्यूवर हैं, जो नाज़रीन हमारे हैं, वो एज ए होल राजस्थान को देख रहे हैं कि अगर हम इस सीट से अलग भी हम बात करें तो ओवरऑल राजस्थान में इस बार कौन से मुद्दे ज़्यादा हावी हैं? जो बीजेपी है वो किन मुद्दों के साथ आई है, कांग्रेस किन मुद्दों के साथ आई है? तो क्या मुद्दा सेंट्रिक यानी मुद्दा आधारित वहाँ पर आपको लग रहा है कि मैंडेट इस बार होगा? कौन से मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया है खासतौर से? कांग्रेस हर जगह अपनी रैली में न्याय जो स्कीम लेकर के आएंगी, अगर सरकार बनी तो उसका जिक्र करती है। किसानों की कर्ज माफी इक़्तिदार में आते ही यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार ने की थी, उसका वो जिक्र करते हैं। लेकिन बीजेपी ने तमाम मुद्दों को भुलाते हुए राष्ट्रवाद और मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट मांगे हैं। तो दो ही इश्यूज पे यहाँ पर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश हुई है। एक चेहरा मोदी का दिखाया गया, दूसरा सूबे के जो मुख्यमंत्री उनका चेहरा दिखाया गया है। बाकी तमाम चीजें जो है वो गायब सी हो गई है माहौल से। और ऐसी सूरत में बीजेपी को लगता है कि 25 सीटें पिछली बार वो जीते थे, फिर से मोदी की लहर क्यों ना पैदा कर दी जाए। तो इस लहर के सहारे फिर से बीजेपी इंतखाब को जीतने की कोशिश कर रही है। उनके पास में ना कोई गिनाने के लिए ज्यादा काम है। और मोदी सरकार ने जो काम किया है, वो कहते हैं कि हमने स्वच्छता वाला मिशन चलाया है और एयर स्ट्राइक का मुद्दा सबसे ज्यादा यहाँ पर हावी होता दिखता है, क्योंकि ये सरहदी इलाका है, यहाँ से कोई पाकिस्तान 150 बिल्कुल शुक्रिया आपका बाबूलाल। चूंकि सरहदी इलाका है इसलिए वो मुद्दे यहाँ पर ज्यादा हवा में है और ज्यादा हावी भी है। तो बिल्कुल विशाल, एक चीज की अगर जोधपुर की हम बात करते हैं तो देखिए, सिर्फ जोधपुर में हम ये तो बात कर रहे थे कि गजेंद्र शेखावत 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर 2014 में, लेकिन इस बार देखिए सियासी तस्वीर बहुत ज्यादा बदल गई है। एक तो जिस तरह से अभी बाबूलाल ने बताया कि पिछली बार कांग्रेस का जो उम्मीदवार था वो एक तो राजस्थान का नहीं था, मकामी नहीं था, और इस बार जो उम्मीदवार है वो भी कांग्रेस का उम्मीदवार वो भी हाई प्रोफाइल है और सीएम के बेटे हैं इस बार, वैभव गहलोत। तो कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा। एक तरफ आप असेंबली चुनाव में आप सरकार बनाते हैं और उसके बाद फिर जिस तरह से जो उम्मीदवार है वो भी बड़ा हाई प्रोफाइल है, तो इसका फर्क मेरे ख्याल से पड़ेगा। ये दोनों जो है उनकी साख पे सीधे तौर पे सवाल जुड़ेगा। बिल्कुल यही सिचुएशन मध्य प्रदेश में भी है। वहाँ भी कमलनाथ सीएम है और वहाँ भी उनके बेटे नकुलनाथ कमलनाथ के उस चीज़ को छोड़ने पे वहाँ बाई इलेक्शन वो खड़े हैं, बाई इलेक्शन में। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक तरफ तो ये है कि उनको अपने बेटे उनके जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि बेटे की जीत या हार का मतलब सीधे तौर पर ये हो जाता है कि एज अ लीडर आप कितने वहां पर असरदार हैं, मौसर हैं। सेम सिचुएशन यहाँ राजस्थान में आप देखते हैं, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ ये आप ये भी मत भूलिए कि एक ही वक्त में दोनों यहाँ पर सरकारें बदली हैं, मध्य प्रदेश या राजस्थान। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए इसे हिंदी हार्टलैंड समझा जाता है। तो इस हिंदी हार्टलैंड में क्या तस्वीर वक्ती तौर पे बदली है, यानी सिर्फ असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर नेशनल सेंटिमेंट्स अलग हैं, या नेशनल में जब हमको केंद्र में यानी मरकज में सरकार बनानी तब क्या सोच अलग हो जाती है। लेकिन दोनों वज़ीर आला के लिए चाहे गहलोत हो या मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो, दोनों के लिए सेम सिचुएशन यहाँ पर है। उनको अपने स्टेट में जीत का फ्लो बरकरार रखना है और साथ ही साथ ये कि उनके जो बेटे हैं वो भी चुनावी मैदान में। बिल्कुल। एक चीज़ और जिसके राजपूत फैक्टर की अगर हम बात करते हैं विशाल, खासतौर से राजस्थान में देखिए ये 3-4 हल्के हैं, 3 हल्के हैं जहाँ पर 20% से ज़्यादा राजपूत यहाँ पर आते हैं। और विशाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीट, दूसरी ये और तीसरी ये राजपूत डोमिनेटेड हैं। क्या इस बार राजपूत जो फैक्टर है
क्या वो पलट सकता है? 2014 में राजपूत पूरा फैक्टर बीजेपी की तरफ था और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि भगवा कलर इन सीटों पर है वो बीजेपी उन सीटों पर जहां पर राजपूत डोमिनेटेड थे वहां पर क्लीन स्वीप किया था, 3 की तीनों सीटें बीजेपी ने जीती थी। क्या इस बार आपको लग रहा है कि राजपूत खेमा बदल सकते हैं क्या? मेरा सवाल ये है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हिंदुस्तान में किसी भी आप 1, 2, 4, 5, 6 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनको आप छोड़ दें तो कोई भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अमूमन ऐसा नहीं कि कोई एक कम्युनिटी अकेले इतनी तादाद में है कि वो जिसे चाहे हरा दे, जिसे जिता दे। ठीक है, अब रही बात ये कि ये फैक्टर हार या जीत में मदद ज़रूर करता है। तो नो डाउट आपने इस फैक्टर का फ़ायदा असेंबली इंतखाबात में देखा। बिल्कुल। तो जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि जब भी वोटिंग में परसेंटेज बढ़कर जब आता है पिछले के मुकाबले तो ये समझा जाता है कि ये एंटी इनकमेंसी फैक्टर है। ठीक है, तो क्या इस बार ये जो परसेंटेज है वो एडअप करेगा? मेरे ख्याल से चूँकि इसी के मद्देनजर आपने देखा कि गहलोत को उधर सचिन पायलट दोनों को कांग्रेस ने बखूबी असेंबली इंतखाबात में इस्तेमाल किया था। दोनों का अपना अपना एक बेस था, दोनों बड़े नेताओं का। तो वो बेस यहाँ पर काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वैसे वोटर के बारे में कुछ कहा नहीं सकता कि वोटर इस वक्त मैजिक पॉल के जरिए जो चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये वो असेंबली है जहां पर लीड किया था कांग्रेस ने अभी असेंबली चुनाव में और जिन पर आज एक तरह से पोलिंग हो रही है लोकसभा के लिए। तो क्या ये तस्वीर बदल सकती है? क्या जो असेंबली के नतीजे जिस पर लगातार हम बात कर रहे हैं, क्या असेंबली के नतीजे असर डाल सकते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं मतलब दोनों बातें सामने रख दूंगा, क्योंकि ये वोटर क्या करेगा कोई जानता नहीं है। अभी आपने बाबूलाल को सुना, जो हमारे नुमाइंदे थे, वो ये कह रहे थे कि चूंकि राजस्थान सरहदी इलाका है और जो सरहदी इलाके होते हैं वहाँ पर जो पड़ोसी मुल्कों के साथ जो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का जो मामला आता है, तो जो स्टेट्स आपके सेंट्रल इंडिया में है या साउथ में है उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सरहदी इलाके में ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला और साथ ही साथ दूसरे पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ का जो ख़तरा होता है वो कारगर होता है। तो उम्मीद ऐसी लग रही है जैसा बाबूलाल